दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का जो आज एग्ज़ाम था टर्म 2 का, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। ठीक है, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको सबके आंसर्स बताएंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले टाइम आपको पता है 2 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स थे 40 नंबर का पेपर था। सामान्य निर्देश देख लीजिए, 3 सेक्शन थे। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के और वर्ड लिमिटेड थी 50 वर्ड्स। सेक्शन बी जो है उसमें 3 नंबर के 3 क्वेश्चन थे, मतलब 4 नंबर के, और मैक्सिमम वर्ड लिमिट थी 100 वर्ड्स। सेक्शन सी जो है उसमें 2 क्वेश्चन थे 6-6 मार्क्स के और वर्ड लिमिट थी 170 वर्ड्स। ठीक है, देख लीजिए आप। चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या था? हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है? इसके दोनों सदनों के नाम भी लिखिए। तो हमारी जो राष्ट्रीय विधायिका है उसका नाम संसद है, और संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। हमने आपको वीडियो बना के ये चैप्टर आपको करवाया था। ठीक है, इसी में अगर आपको ये वाला नहीं पता था तो आपके लिए चॉइस है, भारतीय संसद में किन सदनों को उच्च सदन और निचले सदन के नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन है राज्यसभा और निचला सदन लोकसभा। ठीक है, फिर संसद का कोई एक कार्य लिखिए। तो संसद का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है विधायी कार्य, यानी संसद जो है कानून का निर्माण करती है। ठीक है, क्वेश्चन 3, कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका वो है जो नीतियों और जो कानून है उनको लागू करती है। तो संसद का काम है उसको बनाना, और कार्यपालिका जो उसका है उसका काम क्या है? उनको लागू करना, नीतियों और कानूनों को। फिर चौथा है विशेषाधिकार पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, इसके कारण क्या है कि जो राष्ट्रपति है इसके माध्यम से किसी भी विधेयक को लंबे समय तक रख सकता है। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है उसे लंबा कर सकता है। यूपीएससी और आईएएस का विस्तारित रूप लिखिए। तो यूपीएससी क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, और आईएएस क्या है? भारतीय प्रशासनिक संघ। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तकें किसने लिखी है? तो ये जो पहली बुक है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। ये इंग्लिश में भी आपका था क्लास 10th में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये बुक थी नेल्सन मंडेला ने लिखी थी। फिर दूसरी जो बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये लिखी थी आंग सान सूकी। ठीक है, इन्होंने लिखी थी। क्वेश्चन 7 क्या है? नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष के बीच समान अधिकारों एवं वस्तुओं का बंटवारा। ठीक है, नारीवाद क्या है कि स्त्री और जो पुरुष हैं उनके बीच अधिकार है उनका समान रूप से बंटवारा। 8वां क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने का क्या अर्थ है? उसका हक देने का अर्थ है कि सभी को जो है समान अधिकार दिए जाएं। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स अच्छे से एक्सप्लेन करना था। ठीक है, 50 वर्ड्स में। फिर आता है सेक्शन बी, भारत के दिए गए मानचित्र में द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्यों को ए, बी, सी और डी के साथ दिखाया गया है। इन्हें पहचाने और नीचे दी गई तालिका में लिखें। हमने अभी 2 या 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी इसमें कि कौन कौन से राज्य हैं भारत के जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, तो आपको यही मैप में दर्शाना है। तो मैप आपको पता होगा कौन से राज्य कहाँ पे है, यहाँ आप देख लीजिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें कौन कौन से राज्य कहाँ पे है ये आपको बताना था, यहाँ पे भरना था। तो ए जो है वो आंध्र प्रदेश है, बी जो है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश है, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। ठीक है, यहाँ से भी आप देख के आपको इंडिया का मैप पता है तो आप इसको भी कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, वही इंग्लिश मीडियम में। अगर कोई दृष्टिबाधित छात्र था उसको क्या करना था? द्विसदनीय विधायिका वाले 4 राज्यों के नाम लिखिए। तो अभी जो मैप में आपने 4 भरे वही आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, फिर क्वेश्चन 10 क्या है? इसमें आपको अपना तर्क देना था। ठीक है, एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और ना ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकता है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? अपना तर्क दीजिए। अगर आप सहमत है तो उसके
उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ तर्क दीजिए। अगर अगर आप असहमत हैं तो क्यों असहमत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको अपनी मर्जी से करना था। आपके क्या विचार है इस बारे में, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो इसकी मैं फ़ोटो लाया हूँ आपके लिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या कहता है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे। अज्ञानता के आवरण द्वारा रोल्स ने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यदि व्यक्ति को यह अनुमान न हो कि किसी समाज में उसकी क्या स्थिति होगी और उसे समाज को संगठित करने का कार्य तथा नीति निर्धारण करने को दिया जाए, तो वह अवश्य ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नीति बनाएगा जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को सुविधाएं दी जा सकेंगी। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको इसको लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन सी, उसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। या फिर आप क्या कर सकते थे, न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाला चित्र बनाएं, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक करना था। इसके आंसर मैं अभी आपको दिखाता हूँ लास्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, ये करना था। अथवा आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपके विचार में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 12 न्यायालय वाला, उसके आंसर देख लीजिए। पहले पार्ट में क्या पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्या है कि इसके जो फैसले हैं वो सभी को मान्य होते हैं। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें लिखना था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र में। तो नेक्स्ट में क्या पूछा था, न्यायपालिका की संरचना को दर्शाने वाला चित्र बनाएं। तो आप एक पिरामिड बना के भी दर्शा सकते थे, या फिर आप कुछ इस तरीके से चित्र बना के सबको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते थे। जैसे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका वो सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके जो भी फैसले सभी को मानने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, ठीक है, वो निचली अदालत होती है जो राज्य का क्षेत्र है, उसके राज्य जो है इसका क्षेत्र अधिकार है, उसमें जो भी मुकदमे हैं उसको ये सॉल्व करता है। फिर जिला अदालत आती है जो जिले में जितने भी मुकदमे दायर होते हैं उनकी सुनवाई करता है। फिर उसके नीचे आता है अधीनस्थ, जो फौजदारी और दीवानी जैसे जो मुकदमे होते हैं उन पर विचार करता है। तो आपको इस तरीके से डायग्राम बना के शो करना था, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको करना था। फिर आता है क्वेश्चन 13, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो कंसेप्शन है स्वतंत्रता की, उसमें क्या अंतर है। या फिर आप ये कर सकते थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, आपके विचार में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हर व्यक्ति जो है उसको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है, वो अपनी बात जो है सबके सामने रख सकता है, ठीक है। ये जो हमारा संविधान जो है हमें स्वतंत्रता देता है, ठीक है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। फिर स्वतंत्रता के 2 आयाम है, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जो है उसका क्या अर्थ है कि जहाँ तक भी पॉसिबल है वहाँ पे प्रतिबंधों का अभाव हो, यानी कम से कम प्रतिबंध हो, क्योंकि जो प्रतिबंध होते हैं व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसमें कटौती करते हैं। तो कम प्रतिबंध होंगे तो स्वतंत्रता व्यक्तिगत बढ़ेगी, इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो, ठीक है। प्रतिबंध कम होंगे तो आप इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं, उसकी छूट होगी आपको, और व्यक्ति के जो कार्य हैं उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। इसके समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और F.A. हायक आदि। फिर आता है सकारात्मक स्वतंत्रता, नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है, ठीक है। तो अगर राज्य चाहता है कि सभी का कल्याण, ठीक है, सभी का कल्याण है, उसका जो लक्ष्य है राज्य का कि सबका कल्याण हो, अगर वो प्राप्त करना चाहता है तो जो प्रतिबंध है वो लगने ज़रूरी है, ठीक है। यानी जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता है दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। मानव समाज में रहता है उसके
कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। ठीक है, इसको हम किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सकारात्मक को? इस पॉइंट से कि जो मानव है समाज में रहता है, उसके जो कार्य हैं दूसरे लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए जो मनुष्य का जीवन है, मानव का जीवन है, वो बंधनों द्वारा होना चाहिए, यानी उस पर प्रतिबंध होने चाहिए थोड़े। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति, इसके समर्थक कौन कौन है? TH ग्रीन व प्रो ईसा बर्लिन। ठीक है, तो ये आपका पेपर था और ये कुछ क्वेश्चंस जिनके हमने आपको आंसर फ़ोटो में दिखा दिए, और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर हमने लिख दिए पेपर में। हो आशा करता हूँ वहाँ से देख लेंगे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।